नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को सबसे पहले दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करना है। यहाँ पर से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी वो दूसरी ये बन जाएगी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है। तो 2020 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई है बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। 2020 में कोलंबिया में विश्व पर्यावरण दिवस की जो है जो मुख्य कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा, जबकि 2019 में ये चीन में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से कई पॉइंट हमारे बने, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी 2020 में किसने की, तो आपको पता होना चाहिए कोलंबिया ने। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है, तो बायोडायवर्सिटी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बने हैं। एक कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर हो सकता है, ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई है। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई न्यूज़पेपर में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लिखी गई है टाइम फॉर नेचर। ठीक है, ये थीम जो है मैक्सिमम जो मतलब हिंदी पेपर है उनमें ये चीज़ लिखी गई है। तो यहाँ पर से याद रखिएगा, अगर आप यूएन की वेबसाइट पे जाएंगे तो यूएन की वेबसाइट यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा गया है कि दिस ईयर द थीम इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इस साल के लिए इसकी थीम रखी गई है, ना कि टाइम फॉर नेचर। अगर आप इसी वेबसाइट पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये जो दिवस है लिखा है ना, द इन्वायरमेंट एंड कोरोना वायरस एंड लॉट ऑफ विजुअल मटेरियल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू सेपरेट द मैसेज इट इज़ टाइम फॉर नेचर। ये जो है मतलब इसके लिए जो मैसेज है आपका कोरोना वायरस से हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारी पर्यावरण और कोरोना वायरस जो लड़ रहे हैं, तो उसके लिए एक मैसेज हम एक तरीके से कह सकते हैं, जिस मैसेज को हम दुनिया भर में फैला रहे हैं तो वो है इट्स टाइम फॉर नेचर। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर नेचर या फिर इट्स टाइम फॉर नेचर। तो यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थीम नहीं है इसकी, ये एक तरीके से आप स्लोगन आप बोल सकते हो इस चीज़ को, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो अगर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ना हो के इट इज़ टाइम फॉर नेचर दिया होगा तो आप ये चीज़ यहाँ से सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी दिया होगा तो बायोडाइवर्सिटी सही करेंगे क्योंकि थीम यही है इसकी। ठीक है, कई न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है, तो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि आप में से कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके बाद कमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है कृतिका पांडे को, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनको ये पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक जो इनकी स्टोरी है उसके लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो ये की स्टोरी है जिसमें इन्होंने एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की जो है लव स्टोरी लिखी है। तो समाज में कैसा जो है इस लव स्टोरी का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, समाज के लोगों में क्या मतलब समाज के लोगों की दृष्टि से अगर देखें तो ये कैसी लव स्टोरी है, वही सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा है इन्होंने। तो ये अलग अलग रीजन के जो लोग हैं उनको 5 अलग अलग रीजनों में ये अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन हमको एशिया रीजन के बारे में पता होना चाहिए। आप 5 रीजन का याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप एशिया रीजन का याद रखिएगा कि एशिया रीजन के लिए जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ है वो कृतिका पांडे को दिया गया है, और स्टोरी का नाम आपको भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि स्टोरी का नाम भी हमारे लिए यहाँ पर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि इंडसइंड बैंक। अगर आप इंडसइंड बैंक में
करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप अब ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। इस तरीके की सुविधा देने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। अभी तक जो करंट अकाउंट है, जो कि ज़्यादातर जो व्यापारी लोग होते हैं या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनको मतलब सैलरी बांटनी होती है या फिर जिनको मतलब इस करंट अकाउंट में कई फ़ायदे होते हैं, तो मेनली जो मतलब बड़ी कंपनियां होती हैं या फिर जिनका अपना व्यवसाय होता है, छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं, वो लोग सभी लोग जो है करंट अकाउंट खोलवाते हैं। ठीक है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग जो है सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। आप में से लगभग सभी के पास सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट किसी के पास नहीं होगा। तो करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला जो मतलब ऑनलाइन खाता खोलने की जो सुविधा दे रहा है वो इंडसइंड बैंक दे रहा है, एक मोबाइल ऐप के जरिए। ठीक है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। प्रबंध निदेशक और सीईओ इसके सुमंत कथपालिया हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जून 2020 में प्रसिद्ध डैश अनवर सागर का निधन हो गया। कौन थे अनवर सागर? तो अनवर सागर प्रसिद्ध गीतकार थे, गाने लिखते थे ये, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। वादा रहा सनम जो गाना था वो इन्होंने ही लिखा था। ठीक है। और इसके अलावा विजय पथ और याराना जैसी मूवी में भी जो है इन्होंने कई गाने लिखे थे। ठीक है। ये इनका काफ़ी फेमस गाना था, वादा रहा सनम। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्यूलिप कार्यक्रम लॉन्च किया है। हमको इसमें आई का अर्थ बताना है। ट्यूलिप में आई का अर्थ हमें बताना है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ट्यूलिप मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ट्यूलिप में आई का जो मतलब है वो है इंटर्नशिप, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी पूरी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये जो प्रोग्राम है ये अखिल भारतीय तकनीकीय शिक्षा परिषद यानी कि AICTE और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, साथ में साथ शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। तो इसके तहत बेसिकली जो छात्र हैं, खास करके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र हैं, उनको इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डिप्रेशन से ग्रसित कर्मियों के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि छत्तीसगढ़ में। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए स्पंदन नाम का एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन पुलिसकर्मियों को जो है डिप्रेशन से बाहर निकालना है जो कि डिप्रेशन के शिकार हैं। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे केस देखने को मिले हैं पिछले 2 साल में जिसमें पुलिसकर्मियों ने या तो अपने ही साथी पे हमला कर दिया या फिर आत्महत्या कर ली। तो 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली, और कई केस ऐसे देखने को भी मिले जिसमें अपने ही साथी पर जो है हमला कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो यहाँ पर डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनको स्पंदन नाम का अभियान चलाया गया है, जिसके तहत उनको छोटी मोटी एक्सरसाइज करवाना बताया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य पुलिस अधीक्षक हैं उनसे बात करने का अवसर दिया जाएगा हफ्ते में। ठीक है। सभी लोगों को मतलब सामूहिक तौर पे, तो मतलब उनको डिप्रेशन से बचाने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो ये भी हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अगर मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलूँ तो अगर हम मैप में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर पड़ता है, ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ है ये, और इसकी जो सीमा है वो तेलंगाना के साथ लगी हुई है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के साथ लगी हुई है, मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, झारखंड के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है और आंध्र प्रदेश के साथ लगी हुई है। चारों तरफ से छत्तीसगढ़ जो है विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है? अभी रिसेंटली वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन ने की है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। तो दुनिया भर में जो टीके लगाए जाते हैं उसी के लिए जो है ये समिट था, जिसमें मतलब टीकाकरण के बारे में जो है चर्चा की गई। भारत ने इसमें $15 मिलियन की धनराशि जो है अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को दी है, यानी कि करीब 113 करोड़ रुपए जो है भारत ने इस गठबंधन को दिए हैं, जिसके द्वारा जो ज़रूरतमंद देश हैं वहाँ पर टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। $15 मिलियन जो है भारत ने दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन नामक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए मेरा वेतन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के ज़रिए जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने जो वेतन संबंधी जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। उनके अकाउंट में वेतन आया कि नहीं आया, कहाँ तक पहुँचा है, प्रोसेस कहाँ तक चली है, ठीक है, तो उनके बारे में जो है, क्योंकि इसमें बेसिकली जम्मू कश्मीर के कुछ दुर्गम इलाके हैं, तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको पता नहीं चलता है कि उनका वेतन का क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो उन्हीं को ये जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि राजीव टोपनो। अभी रिसेंटली राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। टोपनो 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गुजरात कैडर के, और 2014 से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो अब ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राजीव टोपनो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि ब्रजेंद्र नवनीत को। ब्रजेंद्र नवनीत को अभी रिसेंटली कहीं पर विजेंद्र नवनीत भी लिखा है ये, ठीक है, ये ब्रजेंद्र नवनीत नाम है इनका। तो इनको अभी रिसेंटली जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। जो ब्रजेंद्र नवनीत हैं वो तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगर हम विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने इंटरनेट सुविधा को मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया है। तो भारत का पहला राज्य है केरल, जिसने इंटरनेट सुविधा को मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया है। ये क्वेश्चन आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अब सरकार ने जो केरल सरकार है उसकी एक परियोजना थी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये केरल सरकार की एक योजना है। तो अभी अभी रिसेंटली केरल सरकार ने बताया है कि दिसंबर में जो है इसी साल ये इस योजना की शुरुआत करेगा। तो इसके तहत सस्ते दर पे जो गरीब तबका है उसको जो है यहाँ पर इंटरनेट प्रदान किया जाएगा, और इसके अलावा कई लोगों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि मौलिक अधिकार हो गया है इंटरनेट केरल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ भारत के सबसे निचले कोने में अगर हम देखेंगे तो ये है तमिलनाडु से केरल की सीमा लगती है और कर्नाटक से केरल की सीमा लगी हुई है। ठीक है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अभी ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले अपने वैश्विक शिखर सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच 2021 जनवरी 2021 में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसकी थीम रखी गई है द ग्रेट रीसेट। ठीक है, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये जो सम्मेलन होगा इसमें दुनिया भर के नेता साथ ही साथ उद्योगपति जो है हिस्सा लेंगे और कई लोग जो है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, द ग्रेट रीसेट जो है इसकी थीम रखी गई है। बेसिकली कोरोना वायरस के वजह से जो मैक्सिमम जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा गई है। भारत की भी जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट हो गई है। तो सभी देशों की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे कैसे लाया जाए इसको ध्यान में रखते हुए ये थीम यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की अगर हम बात करते हैं यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि मई 2020 में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि फ्लिपकार्ट, और आप में से लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि मई 2020 में जोमेटो ने किसे अपना सह संस्थापक बनाया है। सो जोमेटो ने किसे अपना सह संस्थापक बनाया है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।